अभी रिकॉर्डिंग शुरू की है। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रोटॉन। तो सर जो सेटअप होगा यहाँ पे, वो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सेटअप था, सेम सेटअप होता है एट दैट टाइम जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। वहां पे जो आयोनाइज्ड कैटायन जो बना था, पॉजिटिवली चार्ज जो गैसेस पार्टिकल्स थे, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था। बाद में उसी चीज को एनालाइज किया गया, परफोरेटेड कैथोड लगाया गया, तो फिर वहां पे कैथोड के पीछे जो है वो फ्लोरेसेंस देखा गया, तो बताया कि ये जो है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो एनोड की तरफ से माइग्रेट होता है और कैथोड की तरफ जाता है, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। फिर से यहाँ ये ध्यान रखना है कि एनोड जो है वो कोई रे जनरेट नहीं करता है, एनोड कोई पार्टिकल जनरेट नहीं करता है। ये जो प्रोटॉन होता है सर, गैसियस आयोनाइज्ड गैस आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं। तो मतलब सेटअप सेम है, बिल्कुल सेटअप सेम है। तो बना लीजिए फिर से एक बार सेटअप। थोड़ा हेक्टिक है बट बनाइए, क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, आप लोगों का हाथ तो नहीं दुखता है सेटअप बनाने में? क्या सर, एक ही टाइप का सेटअप बनवाते हैं बार बार, ऐसा तो नहीं है? नो सर। नहीं ना? सर ठीक। तो ये क्या होता था, अपना वैक्यूम पंप होता था। इस वैक्यूम पंप के हेल्प से क्या कर देते हैं, कैथोड रे ट्यूब में लो प्रेशर मेंटेन कर। ड्राइंग मेरा थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, एक स्ट्रेट लाइन खींचने में भी हाथ 4 बार कांपता है ना? बट आप समझिए थोड़ा भावनाओं को, फीलिंग्स को। ओके, सो इस बार क्या बात है सर, कि आप ये 2 इलेक्ट्रोड लेते थे और इस इलेक्ट्रोड को क्या करते थे, बैटरी से अटैच कर देते। थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग, आपके पास करेक्शन का चांस नहीं है, हम तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं इरेज करके। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फिगर को, उसके बाद बनाइए। वेट। तो सर बैटरी का एक निगेटिव टर्मिनल होता था और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता था। सो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस पार्ट को, जिस एनोड को जोड़ते थे, वो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड इलेक्ट्रोड होता था, उसको बोलते थे एनोड। क्या सही बोल रहे हैं हम? अब इस बार कैथोड, सिंपल कैथोड यूज नहीं किया गया है ना, परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया है। अब ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, तो परफोरेटेड कैथोड एक डिस्क लाइक इलेक्ट्रोड होता है, डिस्क लाइक इलेक्ट्रोड होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो ये होता है अपना परफोरेटेड कैथोड, जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। परफोरेटेड कैथोड। और तो सारा सेटअप सेम है। यहाँ पे गैस होंगे, यहाँ पे गैसेस होंगे, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे होंगे। कितने लो प्रेशर पे होंगे बताइए, क्या डेटा आप लोगों को याद है? 10⁻⁻⁻⁴ 480 और बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स होगा, हाई वोल्टेज सोर्स होगा 10⁻⁴ वोल्ट और मोर, इससे ज्यादा 10⁻⁴ वोल्ट या फिर इससे ज्यादा का पावर सप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपना वैक्यूम पंप है। ये अपना वैक्यूम पंप चलेगा काम। सेम सेटअप है जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम किए थे। बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखना है कि सर अगर इस क्रुक्स ट्यूब में, इस ग्लास ट्यूब में अगर आप हाइड्रोजन लेंगे ना सर, H2 लेंगे ना, तो पहले तो ये H2 गैस जो है वो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर में एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2H+ गैसियस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? तो होगा ये कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो एनोड की तरफ मूव करेगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए हैं। तो ये कैथोड से चलता हुआ एनोड की तरफ जाता हुआ दिखता है हमें। सही बात है। अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है ना, ये गैसियस आयंस को कैथोड अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज H+ गैसियस आयंस होंगे, इसको कैथोड अपने तरफ, निगेटिव टर्मिनल जो है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे
फिर से सल्फर का कोटिंग करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट क्रिएट होता है। परफोरेटेड जो ट्यूब है, जो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, उसके थ्रू होल्स के थ्रू ये जो गैसेस आयोनाइज गैसेस पार्टिकल्स हैं वो इधर के तरफ मूव करता है। तो हमें अब मान लो गैसेस पार्टिकल्स यहाँ आयोनाइज हुआ, H+ यहाँ था जो आयोनाइज हुआ, तो अब यहीं से H+ इधर की तरफ मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की बात तो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है प्रोटॉन की बात। सो एक्चुअल में क्या बात है यहाँ पे कि सर ये जो बात हुई, आप हाइड्रोजन गैस लिए तब ना 2H+ बना। अगर नाइट्रोजन लेते, अगर आप ऑक्सीजन लेते तो उसका आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बनता है, उसका केटायन बनता, नाइट्रोजन का केटायन बनता, ऑक्सीजन का केटायन बनता, सोडियम का। सो अगर कोई और अदर गैस इसमें लेते हैं सर तो केटायन तो वो बनता, और वही केटायन एज अ प्रोटॉन आपको समझ में आता कि वो प्रोटॉन है, वो कैथोड की तरफ चल रहा होता, माइग्रेट करता, आप बोलते कि ये प्रोटॉन है जी। तो हम लोग जो प्रोटॉन पे चार्ज हो गया या प्रोटॉन का मास हो गया, वो हम जो पढ़ते हैं, फिक्स वैल्यू जो पढ़ते हैं, वो हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके बोला गया है। क्योंकि देखो चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना तो इसी के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना। तो चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, जो चार्ज है इसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही अपोजिट है, केवल केवल मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बात हुई। लेकिन जो मास है इसका, ये जो मास है, दिस मास डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब। अरे भाई समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? This mass of the proton, this mass of the ionized gaseous particles depends on the gas taken in the tube. Because of that, charge by mass ratio is variable in case of proton. Charge by mass ratio proton के केस में क्या होता है? अरे क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। लेकिन हाँ, हम लोग सर मास ऑफ प्रोटॉन तो पढ़ते हैं सर, तो किसके लिए पढ़ते हैं? अब देखिए हाइड्रोजन के साथ ही अच्छी बात है सर, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं सर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन मोस्टली जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना सर, तो वो प्रोटियम ही होता है, क्योंकि प्रोटियम जो होता है वो लार्जली मतलब नेचर में जो है मैक्सिमम परसेंटेज में जो अकरेंस है वो प्रोटियम का है। तो जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 की बात करते हैं, प्रोटियम की बात करते हैं। ड्यूटेरियम का परसेंटेज बहुत कम है, ट्रिटियम ऑलरेडी परसेंटेज कम है, साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब आप इसका मास नंबर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो 1.00 समथिंग करके बहुत आगे जाकर के मास नंबर दिया गया है, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग, तो एवरेज एटॉमिक मास जो निकालते हैं, शायद हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो किए होंगे क्लास, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप से कैसे निकाला जाता है वो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर किए। तो इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मास नंबर आइसोटोप्स के वजह से, एटम्स के जो आइसोटोप्स होते हैं इसके वजह से। तो सर ये प्रोटियम कंसीडर किया जाता है। तो इस प्रोटियम आइसोटोप्स में अगर आप देखिएगा सर, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं सर, और इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं सर? 1 होते हैं सर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं तभी तो मास नंबर प्रोटॉन के बराबर ही हो गया है, 1 हो गया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे आप इसमें से, तो बचेगा क्या? सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेगा। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही तो बचेगा, प्रोटॉन ही तो बचेगा, वही तो प्रोटॉन है। सो आयोनाइज्ड H+ आयन इज कंसीडर्ड एज प्रोटॉन। तो अगर कहीं बोलता है कि रिलीज ऑफ प्रोटॉन, या कहीं बोलता है कि रिलीज ऑफ H+ आयन, क्या एक ही बात हुआ या दो बात हुआ? बताओ। अरे सेम बात है कि नहीं है? यस सर सेम। यही यही हमारा प्रोटॉन है भाई, ये है हमारा प्रोटॉन। चलिए ये प्रोटॉन है, तो लिखिए कुछ सेटअप के बारे में लिखते हैं हम लोग कि सर इन 1886 क्या हुआ था? गोल्डस्टीन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट Goldstein performed the same experiment using perforated cathode। आपको ज्यादा क्लियर करना है तो ये लिख सकते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एक्सपेरिमेंट
which used for discovery of proton, discovery of electron, using perforated cathode. परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड को हम लोग कैनाल भी बोलते हैं, कैनाल या फिर होल्स भी बोलते हैं उसको, और होल, कैनाल और होल। कैथोड के प्लेट में क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं, कुछ कैनाल्स होते हैं, और चूंकि ये प्रोटॉन जो है वो उस कैनाल्स के थ्रू पास करता है, इसीलिए इसको समटाइम्स कैनाल रे भी बोला जाता है। प्रोटॉन को एनोड रो को कैनाल रे भी बोलते हैं। एंड फाउंड दैट, सर हाँ सर, सर आपने इन 1886 गोल्ड क्या लिखे उसके बाद? गोल्ड स्टेन लिखा है, नाम है ये, एसटी देके हमने पॉइंट किया है, गोल्ड स्टेन, पूरा नाम नहीं लिखा है। एंड फाउंड दैट rays are not only traveling, rays are not only traveling from cathode to anode, from cathode to anode, but simultaneously also traveling from anode to cathode, एनोड टू कैथोड का भी ट्रेवलिंग वाला रे है सर वहां पे, एंड पासेस थ्रू कैनाल ऑफ कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड कैथोड बनाया गया है उसमें जो परफोरेशन है, उसमें जो कैनाल है, उस कैनाल से पास कर रहा है ये रे, एंड पासेज थ्रू कैनाल ऑफ कैथोड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड canal rays. So it is also called canal rays or anode rays. So again क्वेश्चन क्या है कि क्या एनोड रेज, क्या प्रोटॉन एनोड जनरेट करता है, क्या एनोड से चलता है? जी नहीं, ये तो आयोनाइज्ड गैस है, केटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयोनाइज्ड गैस है ये। हाँ, ये हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखता है हमें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से चल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहा है। दैट्स द पॉइंट। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज? Characteristics of anode rays. Characteristics of anode rays. They have same properties as cathode rays. Only difference is that they have same properties as cathode rays. Only difference is that
only difference is that, क्या है डिफरेंस? पहली बात, सारे पॉइंट्स को फिर से रिपीट करना ठीक नहीं था, जो डिफरेंस पॉइंट है केवल वही लिख रहे हैं। दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये जो रेज हैं, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस क्रूक्स ट्यूब के थ्रू अक्रॉस लगाते हैं, तो ये रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्शन देता है, दैट मींस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो दे डिफ्लेक्टेड towards negative terminal of electric field, of electric or magnetic field. Electric or magnetic field, which indicates they are positively charged. They are positively charged. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है सर। दूसरा बात क्या है? दूसरा डिफरेंट बात क्या है? चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन लिखे ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज उतना ही आयोनाइज्ड गैस पे चार्ज, बट आयोनाइज्ड गैस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज ई से ही इंडिकेट किए हैं हम, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर एनोड रेज is smaller than that of cathode rays. कैथोड रेज स्पेसिफिक चार्ज बोलते थे। चार्ज बाय मास रेशियो को क्या नाम दिए थे? स्पेसिफिक चार्ज। दिस इज चार्ज बाय मास रेशियो। सर ये तो प्रोटॉन है, आप ई बाय एम क्यों लिख रहे हैं? हाँ भाई है तो प्रोटॉन, बट चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है ना इस पे, तो ई बाय एम लिखते हैं, नो इशू। दैट इज इक्वल टू 9.58 into 10 raised to the power 7 कूलम्ब पर केजी। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, बस पॉजिटिव में 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.672 into 10 to the power -27 kg. 10 raised to the power -27 kg. Good. This is mass of proton. आ रहा है बात समझ में? चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका चार्ज मास रेशियो वेरी करता है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज, स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? ई बाय एम रेशियो को बोलते हैं, ई बाय एम रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ई बाय एम या क्यू बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज depends on gas taken in the tube। सही है ना? depends on gas taken in the tube, which indicate that
positive particle that constitute positive anode ray, जिससे anode ray बना हुआ है, positive particle constituting the positive ray, constituting the positive rays, जो पॉजिटिव रेज है, ये जो एनोड रेज है, ये जिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, constituting these rays is different for different gas, is different for different gas, तभी तो ऐसा E/M रेशियो डिफरेंट है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जैसा ही कोई चीज प्रोटॉन होता तो E/M रेशियो डिफरेंट क्यों होता? ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिससे ये रे बना हुआ है, सो E/M रेशियो डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ओके। सो E/M रेशियो अब बताएंगे मैक्सिमम कब होगा? E/M रेशियो इज मैक्सिमम कब होगा बताइए तो कोई? फॉर किसके लिए? बाय E/M रेशियो, M सबसे कम किसका होगा? मास सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो हाइड्रोजन के लिए E/M रेशियो मैक्सिमम होता है, ध्यान रखेंगे E/M रेशियो इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। which shows that, बताइए। लिख लीजिए, एक्सप्लेन करता हूं फिर से, which shows that positive particles obtained from hydrogen gas, H2 gas, is lightest and this particle is named as, and this particle is named as proton। आयोनाइज्ड H+ आयन का ही नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन, और इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा? जो सिंबल हाइड्रोजन का होता है, H11 पॉजिटिव। सर H11 ही लिख देते हैं। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर। पार्टिकल के बाद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन गैस टेकन इन द ट्यूब, पहली बात क्लियर है, व्हिच इंडिकेट दैट पॉजिटिव पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव रेज। ये जो हम लोग सोचते हैं कि ये एनोड से चला और कैथोड की तरफ एक रेज जा रहा है, आपको पता चला ना कि ये रेज तो नहीं है, ये रेज जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और चूंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, जो हमें स्ट्रेट लाइन में एक रे जैसा दिख रहा है, रे नहीं है ये, रे जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। ये बात हम इलेक्ट्रॉन में भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल से बना हुआ है, दिस पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, तभी तो E/M रेशियो डिफरेंट हो रहा है। E/M रेशियो अगर डिफरेंट हो रहा है सर, तो इसका मतलब है कि अलग अलग गैस के लिए ये जो पार्टिकल्स हैं जो कंस्टिट्यूट करता है इस रे को, वो अलग अलग होता है। ये बात लिखा गया है, कंस्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट गैसेस। E/M रेशियो इज मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम होगा? तो जिसका मास सबसे कम होगा। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसका मास सबसे कम होगा? हाइड्रोजन से कम मास वाला गैस कौन सा है? कोई है क्या? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैसेस है मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है कि E/M रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब आप ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे, which shows that positive particles obtained from H2 is lightest and this particle is named as proton। और जब हाइड्रोजन गैस से ये H+ इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के H+ में कन्वर्ट होता है, और ये जो पॉजिटिवली कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, यही प्रोटॉन है। यही H+ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन का जो एटम्स होते हैं ना, आयंस होते हैं ना, यही प्रोटॉन है। और क्यों प्रोटॉन है वो हम आगे दिखाएं आपको, वहीं पे सेटअप में ही दिखाए हैं कि हाइड्रोजन है, उसका प्रोटियम जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही बचेगा, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं।
नहीं हुआ क्लियर क्या? नहीं हो पाया क्लियर? क्या बोलते सर हैं? थर्ड वाला, हाँ सर, थर्ड वाला हाँ थर्ड वाला ही बोल रहे हैं। वही तो नहीं हो रहा है क्लियर। ये नहीं हो रहा है क्लियर? नो क्या सर। कौन सा पॉइंट बच गया आप क्लियर होने के लिए? बताइए कहाँ है दिक्कत? ये मैक्सिमम वाली बात या पहले भी? यस सर, मैक्सिमम वाली। अरे मैक्सिमम वाली बात क्यों नहीं क्लियर हो रहा है यार? ये चार्ज है जो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, जब किसी भी स्पेसीज से ए मान लो, बी मान लो, कोई भी सी मान लो, कोई भी स्पेसीज है, अगर इससे सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये कोई भी स्पेसीज हो, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज निकल रहा है उसी के अपोजिट पॉजिटिवली चार्ज यहाँ बनेगा ना यार, कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ जितना निकल रहा है, उतना ही तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना यहाँ पे। तो भाई चार्ज तो हर के लिए सेम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, एटम कैसा भी हो, गैस कोई भी हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉन के ही मैग्नीट्यूड के बराबर है। लेकिन मास तो वेरी करेगा ना, ए का मास कुछ और होगा, बी का मास कुछ और होगा, सी का मास कुछ और होगा, तो इसीलिए प्रोटॉन का E/m रेशियो वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये मैक्सिमम कब होगा? E/m रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब ये मास छोटा होगा यार, ये तो मैथ्स है यार, E बाय मास, E फिक्स है और मास वेरिएबल है, तो मास जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा ना E/m रेशियो। इसमें क्या दिक्कत है? ये फ्रैक्शन कब मैक्सिमम होगा ये नहीं आ रहा है समझ में? ये फिक्स वैल्यू है और उसको हम मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो मास जितना कम E/m उतना ज्यादा, मास जितना ज्यादा E/m उतना ज्यादा, उतना कम। यस सर, आ गया समझ में। क्या मैडम, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके, ठीक है अभी तो E/m रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब मास सबसे कम होगा। मास सबसे कम कब होगा? जब गैसियस ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस लेंगे तब। हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी गैस लीजिए, मास ज्यादा होगा, E/m रेशियो कम आएगा। तो मैक्सिमम E/m हाइड्रोजन के केस में होगा सर, और एक्चुअली हाइड्रोजन का ही जो आयोनाइज्ड, पॉजिटिवली आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वही प्रोटॉन कंसीडर किए जाते हैं, वही प्रोटॉन। तो ये रही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, ये पैडल व्हील में, स्मॉल मास के पैडल व्हील में मोमेंटम जनरेट करता है, ये पेनेट्रेट करता है मेटल्स को, ये शैडो कास्ट करता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम एक ही बार में लिख दिए ना कि इलेक्ट्रॉन जो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो ये भी करता है। डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है वो 3 पॉइंट हम लिख दिए यहाँ पे। अरे कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए तीसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में बहुत टाइम लगा था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ था, क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल्स है ना, और चार्जलेस पार्टिकल्स में कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं होता है, कुछ डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिहेवियर नहीं होता है जिसको आसानी से एनालाइज किया जा सके, है ना। मान लो अगर शुगर टेस्ट करने के लिए दिया जाए, सॉल्ट टेस्ट करने के लिए दिया जाए, तो स्मॉल अमाउंट में भी आप तुरंत बता देंगे कि ये शुगर है, ये सॉल्ट है। लेकिन अगर मान लो कोई पाउडर है, उस पाउडर को टेस्ट करने दिया जाए, तो कैसे पता चलेगा कि ये मक्का का आटा है, कि ज्वार का आटा है, कि गेहूं का आटा है? उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट का डिफरेंस होता है क्या? एक बार में टेस्ट करके हर कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। तो जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा डिफरेंट चीजें होता है सर। इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन, वो चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट था, तो वो आसानी से डिटेक्ट हो गए। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई। सो इन 1932, वो 1800 में चल रहा है, ये 1932, इन 1932, अपने को एसबी नहीं याद रखना है दोस्त, हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बस एज अ इंफॉर्मेशन है, आपको याद रहा तो आप मान है, हमें भी याद नहीं रहता, आप क्यों याद करेंगे, मत करिए। इन 1932 चैडविक वाज, जेम्स चैडविक
Chadwick was bombarding on thin sheet of beryllium with alpha particle तो क्या हुआ? तो सबसे पहली बात कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अब ये समझिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, हाँ जी सर सर बोलिए। बॉम्बार्डिंग का मीनिंग? यस, बम्बार्डिंग का मीनिंग होता है फॉल्स ऑन करवाना। अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना, इम्पोज करना किसी चीज पे। थिन मेटल शीट पे अल्फा पार्टिकल्स का फॉल्स ऑन होना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स का फॉल्स ऑन होना, दैट इज बम्बार्डिंग। ओके ये सर। तो इंग्लिश है दोस्त। सो ये जो अल्फा पार्टिकल है, दिस इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 और 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन होते हैं ना, दिस इज कंसिडर्ड एज अल्फा पार्टिकल। बोलिए क्या है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम 2+ आयन इज कंसिडर्ड एज अल्फा पार्टिकल। दोस्त जल्दी से रिपीट करो, हीलियम 2+ आयन इज कंसिडर्ड एज अल्फा पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हीलियम 2+ आयन में कन्वर्ट होगा। सो हीलियम 2+ आयन इज कंसिडर्ड एज अल्फा पार्टिकल। सो हीलियम 2+ आयन से एक्चुअली बम्बार्डमेंट करवाया किस पे? बेरिलियम के थिन शीट पे। ओके, ये है अपना बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। इस बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सर हीलियम 242+ आयन। तो क्या देखा वो देखा कि एक नया एलिमेंट बना, कार्बन। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यू एलिमेंट जनरेट हो रहा है, कार्बन, जिसकी एटॉमिक नंबर 426 होता है और मास नंबर 12 होता है। तो 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है सर। एक मास कहाँ लॉस हो गया? तो एक चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन निकला, जिसका नंबर तो कुछ नहीं है लेकिन मास 1 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। ये निकला न्यूट्रॉन। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है सर क्लियर। चैटिंग में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। And he found a new particle Excuse me. Sir. Sir. which is electrically neutral but having slightly mass greater than proton. प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी पार्टिकल था ये, ग्रेटर देन प्रोटॉन, एंड नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। तनु सर, व्हाई ओनली हीलियम? जरूर बताएंगे सर, ये आपने पूछ ही लिया। नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे कि हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल क्यों कंसीडर किया गया। हम ये बताएंगे कि व्हाई वी चूज हीलियम ओनली।
name proton and name this particle as neutron, and name this particle as न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए न्यूट्रॉन का नाम हो गया। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसके बारे में बात करने से पहले इनका कंफ्यूजन है कि हीलियम पार्टिकल्स ये, अल्फा पार्टिकल्स ये है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इस चीज का नाम अल्फा पार्टिकल्स क्यों दिया गया, ये मत समझ, ये समझना नहीं है अपना सर। व्हाई ओनली बेरिलियम सीट इज टेकन स्वयं सबम, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है दोस्त। न्यूट्रॉन सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट से नहीं निकला। एक बात बताओ, जब डिस्कवरी आप पढ़ रहे हो तब तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना आप, ऐसा हुआ था ये फैक्ट है। आप ये पूछ सकते हो कि सर बेरिलियम को छोड़ के और कहीं ऐसा हो सकता है क्या, आप ये पूछ सकते हो। आप ये थोड़ी पूछ सकते हो सर व्हाई ही चूजिंग बेरिलियम ओनली। अब उसका दिमाग में आया सर बेरिलियम के प्लेट पे हम करते हैं, उसने ये चीज एक्सीडेंटली बनाया। भाई आप बताओ कि मतलब पहला एलिमेंट से, पहला मॉलिक्यूल्स अगर यूरिया बना लैब में तो बना ना यार, एक्सीडेंटली बना। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, तो ये तो इसका हिस्ट्री है ना कि ऐसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ था, तो उसने बेरिलियम ही लिया था। आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर बेरिलियम के जगह पे अगर कोई और एलिमेंट ले तो ऐसा हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन हो सकती है। लेकिन व्हाई बेरिलियम, बेरिलियम ही क्यों, तो भाई ये तो उसी चैडविक से पूछना पड़ेगा कि भाई उसने बेरिलियम ही क्यों लिया है। Excuse me, sir. नहीं समझ रहे हैं ना बात, वो बेरिलियम Yes, sir. लिया ये तो वही जानेगा, ये बात नहीं लिखा है उसमें कि क्यों लिया बेरिलियम उसने। लेकिन हम आपको दो तीन चीज ये यहाँ पे ये बताएंगे। हीलियम, हीलियम इसको हीलियम बोलते हैं। हीलियम 2 प्लस आयन को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल है उसका नाम है हीलियम 2 प्लस। अल्फा पार्टिकल जहां बोलेगा उसको हम हीलियम 2 प्लस आयन होता है अल्फा पार्टिकल, दैट्स इट। ये चीजें हैं। लेकिन हीलियम ही क्यों सर, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता हो, प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट कर देता, किसी और चीज का बम्बार्डमेंट कर देता, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो वहां भी आप देखे हैं कि गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट आया, वहां भी किसी और चीज का बम्बार्डमेंट नहीं होता, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट होता है। जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट होता है तो टेक्निकली आप एस्पेक्ट्स पे पहुंचते हैं कैसे होता होगा बम्बार्डमेंट, तो आप साइंटिस्ट बन रहे हैं क्या, कैसे होता होगा बम्बार्डमेंट। अरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, उस रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमेशा अल्फा बीटा गामा रिलीज होते रहता है, तो उस रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ले लिया जाता है, स्लोली अल्फा बीटा गामा रिलीज होता है उसमें से, उसको कहीं केव में ऐसे रख देते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को, इसमें से अल्फा भी निकल रहा है, गामा भी निकल रहा है, डेल्टा भी, अल्फा गामा बीटा भी निकल रहा है। तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना उसका हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको एक छोटे से स्लिट से पास करवा देते हैं, फिर अपना डिजायर्ड जो भी काम है वो डिजायर्ड काम करवा लेते हैं। तो हमें क्या मतलब है कि साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, पढ़ना है हमें क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, लैब सेटअप कैसा था, ये वुडन बॉक्स कैसा आता है सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया गया था सर ये सब क्यूरियोसिटी हो रहा है क्या नहीं ना। तो अपनी बात है सर सीधी सीधी, हीलियम पार्टिकल क्यों लिया गया इसका रीजन बताएंगे आपको कि सर इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट आप नहीं करते थे, या सर प्रोटॉन भी तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन से कर देता बम्बार्डमेंट, नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट मास भी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, एक सिग्निफिकेंट मास है। तो इस पार्टिकल्स का जो भी नेचर होता है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। ये पार्टिकल्स नॉर्मल किसी ऑब्स्टेकल्स से डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका 4 AMU मास है एक पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स का 4 AMU मास है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके आगे नहीं ठहर रहा है। तो अब ये रीजन को पूछ सकते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल क्यों, तो अल्फा पार्टिकल का एक सिग्निफिकेंट मास होना एक रीजन है कि हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी अल्फा का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बेरिलियम सीट पे भी अल्फा पार्टिकल लिया गया है, तो ये एक रीजन आप पूछ सकते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल ही क्यों। लेकिन बेरिलियम ही क्यों ऐसा नहीं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जहां भी होगा वहां पे न्यूट्रॉन रिलीज होता है, और ऐसे कोई भी, सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, साक्षी सिंह नेट स्पीड तो ठीक है दोस्त मेरा, No, sir, audible. है ना, आपके साइड Yes, से sir, होगा audible. प्रॉब्लम। साक्षी देख लीजिए, मेरा तो 250 kbps दिखा रहा है, तो मेरे साइड से नेट ठीक है, आप अपने साइड से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि सर अल्फा पार्टिकल, ये बात आप एक बार ध्यान रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट का रीजन ये होता है कि अल्फा पार्टिकल में एक सिग्निफिकेंट मास है सर, 4 AMU का मास होता है उस पार्टिकल में, तो इसीलिए रदरफोर्ड ने भी अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया था, ठीक ना।
और बेरिलियम क्यों सेलेक्ट किया? तो बेरिलियम तो उसने सेलेक्ट किया, लेकिन कहीं भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व होगा ना, तो वहां पे न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस टाइप के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। और जब तक ये रिलीज नहीं होंगे, ऐसे पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल रिलीज नहीं होंगे, तो नया एलिमेंट कैसे बनेगा बताओ? नया एलिमेंट जब बनेगा, जब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तुम बना रहे हो, जाहिर सी बात है तुम एटॉमिक नंबर चेंज कर रहे हो, समझ रहे हो बात? केमिकल रिएक्शन जब होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखो बेरिलियम से कार्बन बना है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। जहां न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंजेस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं है, सिर्फ ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं है, न्यूक्लियर चेंज है सर। तो जब न्यूक्लियर चेंज होगा तो वहां पे न्यूट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ये पॉसिबल है। तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन जहां भी होगा वो चीजें आपको इस तरह के न्यूक्लियर पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट आपको वहां पे दिखेगा। ठीक, तो ये बात नहीं कि वाई ओनली बेरिलियम, किसी और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन का निकलना आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हीलियम ही क्यों? तो हीलियम के जगह पे हम कोई और दूसरा पार्टिकल ही लेते हैं, अल्फा पार्टिकल ही लेते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इसका जो मास है वो डिजायर्ड मास है लैब के लिए, जो इसका चार्ज है वो डिजायर्ड चार्ज है लैब के लिए। हम इसके जगह पे, अल्फा पार्टिकल के जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं रखते हैं। इतना रीजन हम बता सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो बियॉन्ड ऑफ माई स्कोप, आई थिंक, सॉरी। काफी नहीं है ये? Yes. So electron, proton and neutron, electron, proton and neutron, electron, proton and neutron are fundamental particles, are fundamental particle present in all atoms, present in all atom। हाँ, यहाँ पे हम एक बात और लिख दें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिख दें। क्यों एक्सेप्ट हाइड्रोजन? क्योंकि सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं। क्लियर है बात? बोलिए, या कोई दिक्कत है? सर हमें यस सर, क्लियर। एटम के बाद क्या है? एटम्स के बाद है ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, EXCPT, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उसमें सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। सर ये जो बात थी, इसका जो सिनॉप्सिस वाली बात है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो क्या है? तो वो है पार्टिकल क्या है, उस है, उसका मास क्या है, और उस पे चार्ज क्या है। तो ये सिनॉप्सिस तो हमको याद रखना चाहिए सर। इतना सारा जो थ्योरी था, ये थ्योरी तो आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है कि नहीं? कुछ बातें ऐड ऑन हुआ है, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं है कि आप ये क्रूक्स ट्यूब का स्ट्रक्चर नहीं देखे थे, बस उसी में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, दैट्स इट। और सब चीज तो आपको पता ही था। तो चलिए, याद जो रखना है सर हमें आज से, वो है पहला पार्टिकल है अपना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल या तो हम ऐसे लिखेंगे -10, और इसको बीटा रे भी बोला जाता है, बीटा से भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर मास की बात आएगी तो इट इज 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और होता क्या है कि kg को तो ग्राम में आप बदल सकते हैं, मैं आपको AMU में इसका मास लिख देता हूं, और 0.00055 AMU। अब ये सब रेक्टिफिकेशन वाली बात है, याद रहा तो अच्छा, नहीं रहा तो नहीं अच्छा। नीट कभी कभी पूछा था पहले जमाने में, अब नीट जेई का ये मतलब इतना गंदा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे AMU में, इतना भी लो लेवल नहीं है ना। लेकिन फिर भी चीजें ध्यान में रखना चाहिए आपको। जो चार्ज होता है सर वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है सर। और यही चार्ज अगर सर आप ESU में याद रखेंगे तो दैट्स मोर बेटर, -4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन।
सर चार्ज का सेकंड वाला क्या लिखे हैं? चार्ज के सेकेंड रो में लिखा है माइनस ऑफ 4.8 ES 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻10 ESU। सर ESU का मतलब? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ये चार्ज मेजर करने का, जैसे कूलम्ब यूनिट है ना, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। यूनिट डायमेंशन में आप पढ़ेंगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वो बता सकते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल क्या? H11। मास कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे तो फार बेटर है ना, -31 -27। तो इलेक्ट्रॉन से तो काफी भारी है। 1.0075 AMU, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? चूंकि न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है, तो इसको मैं थोड़ा और ज्यादा पॉइंट में ले लेता हूँ। 1.67, 4 पॉइंट लिख देता हूँ, 26। 1.672614। अपने को 1.67 से मतलब है, इतना 4 पॉइंट तक नहीं रखते हैं याद, लेकिन 26 हम अभी लिख लेते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव, न्यूट्रॉन से कंपैरेटिव हो जाएगा इसीलिए। चार्ज सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ESU में भी सेम प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दैट्स इट। तीसरा पार्टिकल था फंडामेंटल अपना, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या है भाई? स्मॉल n 0 1 से इंडिकेट करते हैं। मास नंबर देखेंगे इसका तो 1.67 तक सेम है, वो 26 है, ये 49 है। दैट्स इट। का फर्क है 10⁻⁻27 kg। सो 2 पॉइंट के आगे फर्क है, राइट। और 1.00893 AMU। और यहाँ पे न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना? चार्ज कहाँ होता है? 1 मास है ना वो, ये तो चार्जलेस होता है। ऐसा 0 होता। 0 चार्ज होता है, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है। बोलिए, समझ में आता है नहीं आता है? Yes, sir, understood. तो ज्यादा फास्ट है तो बोलिएगा। No, sir. हो रहा है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक मास का, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाए इस पे। डायनेमिक मास, तो घबराइएगा मत। डायनेमिक मास इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c²। अब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वेलोसिटी आती है ना, तो उसका मास जो है वो डिक्रीज करता है। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? सर और एक बार बोलिए। कैलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसका मास इसी के बिहार पे मेजर किया जाता है, इसी बेसिस पे मेजर किया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मास, ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास है, जब उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाती है तो उसका मास कुछ डिक्रीज करता है। और वो कितना से डिक्रीज करता है? तो रेस्ट मास बाय √1 माइनस v² बाय c², जहाँ पे v जो है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है और c जो है वो लाइट का वेलोसिटी। m0 क्या है यहाँ पे? m0 है रेस्ट मास, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल माना जाता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी निग्लिजिबल जैसा ही है, 10⁻⁻⁰ kg में है, और ऊपर से उसमें वो मूव भी कर रहा होता है, वेलोसिटी भी होती है उसमें,
तो उसका मास नेग्लिजिबल होता है। एटम में जो भी मास होते हैं सर वो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस होता है और बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। क्या बात सही बोल रहे हैं हम? यस सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट, कहीं कहीं आपको छोटे छोटे मतलब कोचिंग वोचिंग वाले मटेरियल में मिल जाएंगे डायनेमिक मास। तो डायनेमिक मास क्या होता है? इसको Yes, sir. डन है। चलिए Yes, नेक्स्ट sir. Yes, sir. थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखना है जो हमें इस टॉपिक में यूज हो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली बात ये कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। कोई बताएंगे क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? द कॉन्सेप्ट। द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझाएंगे? पढ़े हैं ये क्वांटाइज्ड? बोलिए, ये सुने थे पहले चार्ज इज क्वांटाइज्ड? No, sir. नहीं सुने थे तो बढ़िया बात है, तो फिर सुनिए। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और इसका मतलब होता है दैट इज इट कैन टेक ओनली integer value of E, integer value of चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। समझिए जरा बात को क्या है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है, अभी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और आपको ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आप फर्दर इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है ना, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। आप इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है, हाँ, दैट चार्ज itself a fraction 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb. So charge of electron is itself a fractional value. But sir, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी स्पीसीज पे जो टोटल चार्ज होगा ना, दैट Q, that is must be equal to the integral multiple of the charge on electron. बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी सब्सटेंस से हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता या उस सब्सटेंस में हाफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमेशा किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो उस पे n इंटू 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज जनरेट होगा पॉजिटिव में। और अगर वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सर ये जो चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे जितने भी दुनिया में चार्ज स्पीसीज है ना, उस पे कितने चार्ज होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज पॉसिबल है, उसका कभी फ्रैक्शनल मल्टीपल में चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
अब यहाँ पे मैं आपको इतना फोकस्ड होकर इतना इम्फेसाइज होकर के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मिस इंटरप्रिटेशन आप लोग ऐसे कर लेते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट आप लोग अपने से दिमाग में बैठा लेते हैं, चार्ज इंटीजर होना चाहिए। चार्ज इंटीजर कैसे होगा यार? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना वो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, समझ रहे हैं? लेकिन उस फ्रैक्शन का इंटीजर मल्टीपल होता है चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे हमेशा। अरे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं भाई? बोलो। नहीं समझ पा रहा है? तो चार्ज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब आप गलती से ऐसे इंटरप्रेट मत करिए कि चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब सर इंटीग्रल वैल्यू, चार्ज का हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल वैल्यू में होगा। अरे नहीं भाई, इंटीजर में चार्ज कैसे होगा? चार्ज तो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना वो इटसेल्फ फ्रैक्शनल वैल्यू है, बट उसका जो सब्सटेंस पे टोटल चार्ज वो उस फ्रैक्शनल वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। क्या हम क्लियर हैं? Yes, sir. n इज इंटीजर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। आप लोग 3 टाइप्स के चार्ज पढ़े हैं क्या? सब लोग पढ़े हैं 2 टाइप्स? Yes, sir. 3 टाइप्स नहीं पढ़े? No, sir. No, sir. पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Yes, sir. क्या न्यूट्रल? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब जिसको भी याद नहीं था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी हम इस 2 क्लास के अंदर इतना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखे हैं कि अब तो शायद उनको याद हो गया होगा, अगर थोड़ा सा भी कंससली कॉपी कर रहे होंगे तो। सही उम्मीद कर रहे हैं हम? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. सो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये प्रोटॉन पे चार्ज है। दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है इसका कतई मतलब नहीं है कि प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम होता है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डू नॉट हैव मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट ओनली इंडिकेट्स द अपोजिट नेचर, अपोजिट बिहेवियर। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव होने का मतलब ये बड़ा वैल्यू और नेगेटिव होने का मतलब ये छोटा वैल्यू नहीं है। दिस डज नॉट मीन प्रोटॉन हैज हायर चार्ज। This does not mean proton has higher charge. Only the nature of charge is opposite. Sign indicates only the nature of charge is opposite. Indicates only the nature of charge is opposite. ये प्लस माइनस का यहाँ पे कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है सर। चलिए चार्ज का तीसरा बात, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। पता है ये बात से, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। सेम चार्ज repel each other and opposite charge attracted each other, Yes, sir. attract each other। तो ये भी अपनी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है सर? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर पढ़े हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज स्केलर होता है क्या?
Yes, sir. क्यों होता है स्केलर? Because it has only magnitude. क्या होता है? सर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करता है। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन नहीं हो गया? अब जिसको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ नहीं पता है वो कैसे समझेगा इस बात को भाई? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इतना फिजिक्स जिसको नहीं पता होगा वो कैसे समझेगा? Always acts along the line joining two charges. The line is joining two charges. अरे समझ में आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। देखो, dot product of two vector, cross product of two vector. Oh my God. ओके ओके ओके, चलो देखो देखो देखो, फिर तो सही बात है। सबको पता है, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज में मैग्नीट्यूड से मतलब है सर, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। दो चार्ज स्पेसिस किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अगर वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम चार्ज के पार्टिकल्स हैं तो रिपेल करेंगे। और ये जो चार्ज, ये जो फोर्स एक्ट होगा ना, वो बिल्कुल एक दूसरे एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो बात होती है, जो एकदम लीनियर जो डिस्टेंस होता है उसके अलोंग एक्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर इस दोनों के बीच डिस्टेंस है, इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। let's assume that the force of attraction or repulsion doesn't matter, both are in same magnitude, both have same magnitude, is equal to 1/4 pi। एक नया क्वांटिटी आपके पास है एप्सिलॉन नॉट। q1 is the charge of one particle into q2 is the charge of other particle divided by distance between them का स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इट इज अ कांस्टेंट, सो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट k into 1 into q2 by r स्क्वायर। इसका हमें यूज करना पड़ेगा अभी एटॉमिक सिस्टम में, जब हम बोर्स थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जब वहां पे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे एनर्जी का, वेलोसिटी का, तो वहां पे हमें ये सब चीजें यूज करना पड़ेगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कितना लगता है। तो अगर वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो q1 into q2 by r स्क्वायर, k into q1 into q2 by r स्क्वायर। आप एप्सिलॉन नॉट फिलहाल मत समझिए, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स पढ़ेंगे 12 में सेकंड पार्ट में, वहां पे इसका डेफिनेशन और सब चीजें क्लियर होगा। फिलहाल आप समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक कांस्टेंट होता है ये, जिसको k से दिखाते हैं, और इस k का जो वैल्यू होता है, दैट वैल्यू इज 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यस बोलिए। 4 pi into पाई एप्सिलॉन नॉट, ई जैसे लिखते हैं और नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ स्पेस। F equal to 1/4 pi epsilon naught into q1 into q2 by r स्क्वायर। हमें याद रखना है F equal to k q1 into q2 by r स्क्वायर। सर k का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए SI यूनिट में, इन SI यूनिट में k का वैल्यू जब आप q1 SI यूनिट q1 एंड q2 किसमें लेंगे? आप कूलॉम में लेंगे। किसमें लेंगे? कूलॉम में। इसका यूनिट आप कूलॉम लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा, जिसको आप k माने हैं, इसका वैल्यू आएगा 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, और उस केस में r किस में लेंगे? r लेंगे मीटर में, r का वैल्यू होगा मीटर में। सारे ऐसा यूनिट है। और इन CGS Q1 and Q2 को ESU में लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है चार्ज का वो CGS यूनिट है। सो Q1 and Q2 इन ESU। अच्छी बात यह है कि उस समय पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि जिसको आप कांस्टेंट k बोलते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, और जो r है दैट इज इन मीटर।
9 into 10 to the power 9 के बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है वो फोर्स का यूनिट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक्चुअली ये देखिए ना, ये आप किसका के का यूनिट लिख रहे हैं ना, तो के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू होगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए क्या होगा, Q1 इंटू Q2। अब आप आर रख रहे हैं मीटर स्क्वायर में, Q1 Q2 आप रख रहे हैं कूलम स्क्वायर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया कूलम स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, पता है ना, यस सर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऐसे ही सीजीएस यूनिट में भी आप रखेंगे तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, सॉरी यहाँ मीटर नहीं सेंटीमीटर। चलिए अब जो अपना काम है वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, एंगस्ट्रॉम का, न्यूटन मीटर का, माइक्रोमीटर का, पिकोमीटर का, फेम्टोमीटर पढ़ लेते हैं, फेम्टोमीटर का यूज नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन पिकोमीटर तक दिया रहता है कि रेडियस ऑफ एटम इतना पिकोमीटर है, इतना नैनोमीटर है, या वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, मैक्रोमीटर का भी यूज ज्यादा नहीं होता है, पिकोमीटर का, नैनोमीटर का और एंगस्ट्रॉम का यूज होता है। तो सर ये जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। सर किसका यूनिट है बोलिए, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, डिस्टेंस को बोले लेंथ का यूनिट है। तो इस लेंथ के यूनिट में हमें थोड़ा सा कन्वर्जन पता होना चाहिए कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, है ना, और जो 1 नैनोमीटर होता है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। तो इसका मतलब हुआ इट इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। क्या हम ये ठीक बात लिखे हैं तो बताइए, गड़बड़ लिखे हैं तो वो भी बताइए। 1 माइक्रोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर, और जो 1 पिकोमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर, और जो 1 फेम्टोमीटर होता है वो 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर होता है। तो फेम्टोमीटर का यूज नहीं होता, अपने को ये पता होना चाहिए। इसका हटा ही दे क्या फेम्टोमीटर को, हटाइए, इस चैप्टर में फेम्टोमीटर का यूज नहीं है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर मोस्टली और पिकोमीटर, यही 3 चीज यूज होता है जनरल। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो यस सर फटाफट कुछ कन्वर्जन कीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्या कन्वर्ट करना है आपको? पहला करना है 10 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, इन नैनोमीटर। 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना नैनोमीटर? दूसरा है 300 नैनोमीटर को, 300 नैनोमीटर इसको आपको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, इनटू एंगस्ट्रॉम। तीसरा करना है पास 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर इंटू एंगस्ट्रॉम। करिए तो बताइए, तो आंसर फटाफट फटाफट आंसर बताइए। टेन एंगस्ट्रॉम तो 1 नैनोमीटर होता है, अभी जस्ट ऊपर में ही लिखे हैं भाई। देखो इसको करना है तो हम क्या ये लिख सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। अरे बोलो भाई, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है इतना मीटर, होता है कि नहीं होता है? दिस बिकम्स 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये होगा 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, और यही होता है 1 नैनोमीटर। सुधांशु का आंसर आ रहा है, लिख रहे हैं वो। अब देखिए 300 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर कितना मीटर होता है?
10⁻⁹ मीटर। तो क्या इसको किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में, तो -10 चाहिए, तो आप इसको लिख दीजिए, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। दिस मच मीटर भी हम लिख सकते हैं इसको, दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दोनों सेम चीज है। अब इसके बदले हम एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है, बोलिए। ये है 5 × 10⁻⁻⁷ आ रहा है, -7 सर। मीटर। इसको किसको करना है, इसमें किसको करना है, एंगस्ट्रॉम में करना है ना, तो -7 है, -10 चाहिए, -10 को एंगस्ट्रॉम लिख पाएंगे, तो 7 3 10, मतलब 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो मतलब इसको आप लिख पाएंगे 5 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 मीटर। इसके जगह पे एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए, तो 5 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। आया था क्या या नहीं आया था? यस सर, आया था। यस सर। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी? अगर कोई सिस्टम है जिस सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हमें निकालना नहीं है, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कितना होगा। कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम containing two charges Q1 and Q2 placed at a distance of r is given by, एकदम फोर्स जैसा एक्सप्रेशन, 4πε0 Q1 Q2 बाय, वहां पे r² होता है, यहाँ पे r होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बोलो? फोर्स में r² और इसमें r। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 × Q2 बाय r, नॉट r²। क्या दोनों याद रहेगा? Yes, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय r² का, और अगर दो चार्ज स्पेसिस का कोई सिस्टम है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज K Q1 Q2 बाय r। इस एक्सप्रेशन का हमें यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल टू ये होता है। डन है यहाँ तक? yes, sir. यस सर। थके तो नहीं है? आंसर नहीं आया? No, sir. if a charge if a charge Q is placed on a surface, having potential V volt, okay, then energy बोलिए या पोटेंशियल बोलिए, की बात है, ऑफ
charge is given by Q into V. तो चार्ज पार्टिकल्स Q चार्ज पार्टिकल्स अगर V पोटेंशियल में रखा है तो उस चार्ज पार्टिकल्स में क्या एनर्जी है? तो एनर्जी है Q into V का। ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, बहुत ज्यादा। If a charge Q is placed on a surface and potential V volt, then the energy or potential of a charge is given by Q into V. Charge into potential, that is energy. Done. Yes, sir. यस सर। क्लास काफी है शायद, आज यहीं रुकेंगे। नोट्स का रिवीजन कीजिए। कल से आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी मिलेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, कल से या हो सकता है परसों से मिले, कल से नहीं तो, क्योंकि जो टॉपिक अभी हम किए हैं डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल, इस पे डिस्कवरी पे बेस्ड अगर होगा डीपीपी तब तो मिलेगा, नहीं तो कल अगर हम लोग करेंगे ना क्लास, तो कल के क्लास में मुझे लगता है एटॉमिक मॉडल पे आ जाएंगे, तो एटॉमिक मॉडल वाला डीपीपी आपको भेज सकते हैं। तो मे बी कल से या कल के बाद से, कल के क्लास के बाद से तो डीपीपी मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। आप उसे सिंसियरली सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या कैसे होता है। राइट, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. माने